तो प्यारो बच्चों नमस्कार, मैं फिर से आ चुका हूँ और आज हम लोग बच्चों जो ऑप्टिक्स का नेक्स्ट पार्ट रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि रिफ्रैक्शन फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे बच्चों। तो रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं और रिफ्रैक्शन क्या होता है नहीं होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन सरफेस होता है, प्लेन सरफेस या प्लेन इंटरफेस बोल देता हूँ। तो रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है बच्चों कि बहुत सारी चीज़ें हमको पता नहीं होती और हम लोग रिफ्लेक्शन बस लॉ पढ़ लेते। तो देखिए पहले हम लोग समझते कुछ बात बच्चों। देखो जब मैं कहता हूँ कि लाइट किसी मीडियम में बेटा ट्रेवल कर रही, मान लो ठीक, ये लाइट अभी रिफ्लेक्शन मैंने बेटा कुछ मैं जनरल बातें कर रहा हूँ ठीक, कि लाइट ट्रेवल कर रहा है किसी मीडियम में, तो इसको मैं मीडियम बोल देता हूँ। तो लाइट अगर इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो इसकी स्पीड क्या होगी बच्चों, ये आपको बताना। एयर लाइट स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितना होता है बच्चों, मैं लिख देता हूँ। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बोल सकते हैं, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये बात बोली जा सकती है बच्चों, बिल्कुल इसमें कोई संदेह तो नहीं बच्चों। नहीं, देखिए यहाँ पर अब ये लाइट क्या हो रहा है, किसी मीडियम में जा रहा है। कौन से मीडियम में लाइट आ सकता है बच्चों? मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऐसा मीडियम है ट्रांसपेरेंट मीडियम बच्चों, तभी तो लाइट आएगी। क्या बच्चों ये बात सही है ना? ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट ट्रेवल कर सकती है बच्चों। तो देखो यहाँ पे तो इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या इतनी ही होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड? क्या ये बोल सकता हूँ? नहीं बच्चों, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को मैं v बोल रहा हूँ। और स्पीड ऑफ लाइट बच्चों किसी मीडियम में क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या इसको वैक्यूम में बोल सकते हो। तो वैक्यूम में जो स्पीड होता है बच्चों उससे कम ही होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट जो किसी मीडियम में होगी बच्चों, वो उस मीडियम के एक प्रॉपर्टी का लाइट। तो इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v बोल देता हूँ। तो देखिए बच्चों क्या है, और इसको हम लोग c से भी लिखते हैं बच्चों। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम में इसको c बोल रहा हूँ, c की वैल्यू इतनी होती। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि c/v को n बोला जाता है बच्चों। c/v को क्या बोलेंगे? n। और n क्या है बच्चों? इसको n भी बोल सकते हैं, या फिर इसको कभी कभी न्यू भी लिखा जा सकता है बच्चों, लेकिन हम लोग n ही बोलेंगे। तो n बराबर क्या हो गया? c/v। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट बेटा वैक्यूम या एयर में जो 3 लाख इतने। और स्पीड ऑफ लाइट v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और ये जो रेशियो है, ये रेशियो क्या कहलाता है? ये रेशियो एक बहुत अच्छा टर्म है बच्चों, इसको याद रखना। इसका क्या नाम है? इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो ये कहलाता है बच्चों किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम क्या पता कर सकते हैं बच्चों? उस मीडियम में कितनी लाइट की स्पीड कितनी होगी, तो ये पता कर सकते हो बच्चों। तो ये आपको याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। और ये स्पीड अपॉन स्पीड लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा? एक नंबर होगा बच्चों। ये सिंपली एक क्या होगा? एक नंबर, क्योंकि स्पीड का भी यूनिट मीटर पर सेकंड है ऊपर और नीचे भी, तो यूनिट तो खत्म हो गया, क्या बचेगा? सिर्फ नंबर। तो ये क्या है? नंबर है बच्चों। तो ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। किसी भी एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगी बच्चों। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। इसकी ये क्या कहलाएगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और n की वैल्यू हमेशा क्या होगी? हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा बच्चों। 1 कब होगा? जब v = c होगा तभी होगा। और जब v बच्चों क्या है? मीडियम स्पीड की लाइट मैक्सिमम ही हो सकती है और इससे कम ही होगी, किसी भी मीडियम में इससे कम होगी। तो n हमेशा क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा ही हो जाएगा। ये नंबर c से छोटा है तो ये से डिवाइड करेंगे तो ये एक बड़ा नंबर आएगा बच्चों। तो स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में कम होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा ही हो। तो ये बात आपको याद रखना हो। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? n = c/v। अगर यदि मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा ऑलरेडी कैलकुलेट की जाती या उसका ऑलरेडी वैल्यू क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, आपको दिमाग नहीं लगाना क्योंकि ये n की वैल्यू दे दी जाएगी। तो आप यहाँ से यदि कोई पूछ ले स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कितना है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं c/n। n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बच्चों। ठीक,
जैसे मैं बोलता हूँ बच्चों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की लगभग कितनी होती है, 4/3 ले लेता हूँ बच्चों। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर। तो यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर में निकाल सकता हूँ, कितनी आ जाएगी, 3 × 10⁸ अपॉन 4/3। ये क्या आ रहा है बच्चों, 9/4 10⁸, ये लगभग 2, और ये आ जाएगा बच्चों 2.25 10⁸ मीटर पर सेकंड। और आप देख रहे हैं स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट जो बेटा एयर में उससे कम है। ये बात समझ में आया। जिस तरह बच्चों रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है 1.5 के आसपास बच्चों। तो ये सब वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है, और ये आपको बेटा याद रखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं बच्चों, ये रेशियो ऑफ स्पीड है, और इस मटेरियल और इस मीडियम की एक वैल्यू है, मीडियम की एक प्रॉपर्टी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा किस लाइट के लिए। ठीक है, तो इतनी बात समझ में। अब हम लोग थोड़ा रिफ्रैक्शन, तो देखिए बच्चों हम लोग थोड़ा अब रिफ्रैक्शन की ओर आ रहे हैं। क्या है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में आ रही है बात अभी। ठीक, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या मैंने लिया है, एक मीडियम 1 लिया है जो है एयर है, क्या एयर है बच्चों, और यहाँ पे मीडियम 2 में पानी लिया। तो पानी नीचे रखा हुआ है, जैसे आप समझो कि समुद्र बच्चों पानी है, ऊपर एयर नीचे वाटर है, या फिर आप ग्लास में जैसे पानी लेते हो तो क्या है, ऊपर एयर नीचे वाटर, तो वैसा ही कुछ बच्चों। और ये इंटरफेस है, ये क्या है, इंटरफेस, एयर और वाटर के बीच में इंटरफेस बच्चों। तो अब क्या हो रहा है कि लाइट बच्चों ऊपर से आ रही है, मान लो ऐसे एक रे ऑफ लाइट आ रही है बच्चों। लाइट क्या रे ऑफ लाइट आएगी, लाइट तो बेटा ऑलरेडी क्या बीम आएगा बच्चों, क्योंकि एक रे मतलब कहना एक ठीक बात नहीं। तो एक बीम ऑफ लाइट समझो इंसिडेंट हो रहा है इसमें। तो क्या होगा बच्चों, देखो इस इंटरफेस पे जब लाइट यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा, ठीक, और ये कैसा बच्चों, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है बच्चों, तो देखिए जब लाइट इस पे आ रही है तो क्या हो रहा है बच्चों, ऐसा देखा गया कि जो लाइट आ रही है यहाँ से एक लाइट ऐसे चली जाएगी, एक लाइट यूँ चलेगी, और ये एंगल ऑफ, इसको मैं नॉर्मल बोल, ये प्लेन बटा प्लेन सरफेस है, वाटर सरफेस प्लेन है। तो यहाँ पे नॉर्मल बना दिया बच्चों जो इसके परपेंडिकुलर होगी, या समझ पा रहे हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल है और ये इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ इंसिडेंट। ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक। और ये क्या बच्चों, ये रिफ्लेक्टेड रे है। सर अब रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन क्यों बता रहे हैं, देखो बच्चों ये रिफ्लेक्टेड रे, और हम ऑलरेडी रिफ्लेक्शन पढ़ चुके बच्चों, क्या बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये भैया क्या है, ये भी आई हो जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये हमने किसमें पढ़ा बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ चुका। अब देखिए बच्चों क्या हो कि कुछ तो लाइट इधर जाएगी और कुछ रे अंदर की ओर जा रही है, क्या हो रहा है, कुछ रे ऐसे आ जाएगा बच्चों, और ये वाली रे जो अंदर चली गई मीडियम में, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे बच्चों। क्या बात समझ आ रही है, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। कुछ तो बाहर चले गई बेटा रिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ अंदर चले आई, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। अब देखिए बच्चों जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल से जो इसका एंगल है इसको मैं आर डैश बोल देता हूँ, इसको क्या बोल दे रहा हूँ, आर डैश बच्चों। और यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो में रिफ्रैक्टेड रे है, ये तीनों रे क्या है, एक ही प्लेन में बच्चों। मतलब एक यदि पेज है बच्चों, इस पेज पर यदि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट इसी प्लेन में होगा। मतलब ऐसा नहीं इंसिडेंट इधर आ रहा है और नॉर्मल इधर, ये तीनों में एक ही प्लेन में। कौन कौन, ये सब बेटा एक ही प्लेन में होगा, ये भी होगा, ये भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सारे एक ही प्लेन में ही है। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझो, इंसिडेंट रे आ रहा है इस प्लेन में, रिफ्लेक्ट उधर ही जा रहा है, नॉर्मल, ये सब एक प्लेन में है। पहली बात बच्चों। दूसरी बात क्या है कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो है ये दोनों में एक रिलेशन होता है, उसी को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ आएंगे, वो मैं इसके बाद बताऊंगा। अभी समझिए क्या इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई लाइट इंसिडेंट करेगी बच्चों, एक रिफ्लेक्ट होगी एक रिफ्लेक्ट हो, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ भी एक लाइन लिख रहा हूँ कि रिफ्रैक्शन
विदाउट रिफ्लेक्शन इज नॉट पॉसिबल। मतलब सर ये बात शायद आपको नहीं लग रही हो बच्चों, देखो कि रिफ्रैक्शन विदाउट रिफ्लेक्शन पॉसिबल ही नहीं बच्चों। जब भी लाइट रिफ्रैक्ट हो गई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्शन होना जरूरी बच्चों, रिफ्लेक्शन भी होगा ही होगा। ये बात एज इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। इसका क्या यूज है ये बात बताऊँ बच्चों। एक तो रिफ्लेक्टेड भी होगा और रिफ्लेक्टेड भी होगा, ये दोनों होता है बच्चों। लेकिन रिफ्लेक्शन सिर्फ बेटा क्या है, रिफ्लेक्शन विदाउट रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल। क्या ये बोल सकता हूँ? ये बोल सकता हूँ बच्चों। कभी ऑब्जेक्टिव किसी ने पूछ लिया तो ये बात ये सही बेटा, रिफ्लेक्शन हो सकता है, बिना रिफ्रैक्शन के रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। मेरे केस में हमने पढ़ा था बच्चों कि जब लाइट आ रही है तो लाइट क्या होगा, यहाँ तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था लेकिन सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन तो हो सकता है, बिना रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्शन विदाउट रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं बच्चों। तो हम लोग अब क्या करेंगे बच्चों, तो ये मैं बार बार दिखाऊंगा नहीं, ये मैं आपको बता दिया कि ये होता है। हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो ये और ये रे के बारे में ज़्यादा बातचीत करेंगे। इसको हम लोग अभी ये होता तो है पर इसके बारे में स्टडी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसको अलग से अभी डिस्कस नहीं होगा। अभी हम लोग सिर्फ इस पर फोकस और इस पर फोकस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। पहला लॉ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या बच्चों कि इंसिडेंट रे, एक और बार भैया लिख लो, याद कर लो, इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल कहाँ पे, जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हो यहाँ पे नॉर्मल बच्चों। इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या होंगे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे बच्चों, ठीक। पहली बात। दूसरा लॉ क्या बच्चों, दूसरा लॉ को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ भी। क्या बोलते हैं, मतलब स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है स्नेल्स लॉ, इसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है बच्चों, ठीक। सिर्फ स्नेल्स लॉ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखने वाली क्या बात है बच्चों, यहाँ पे क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं, इसका एक नाम है बच्चों, लिख देता हूँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये नॉर्मल से कितना एंगल बना है, ये हुआ आर डैश। तो लॉ क्या कहता है बच्चों, मान लो इसकी मीडियम है, ये मीडियम वन है बच्चों, एयर भूल जाओ, अभी मैं सिर्फ मीडियम वन ले रहा हूँ तो इसकी वैल्यू, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिख देता हूँ। और ये मीडियम 2 है, ये कोई भी मीडियम मान लो, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 है। तो यहाँ पे एक बात मैं लिख सकता हूँ बच्चों कि N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 और साइन आई इक्वल टू बच्चों यहाँ हो जाएगा N2 साइन आर डैश, ऐसा लिखा जा सकता है। ये हम लोग स्नेल्स लॉ से लिख सकते हो। ये एक रिलेशनशिप है कि N1 इंटू साइन आई, N1 इंटू जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का, उस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बच्चों, साइन आई, और जिस मीडियम में रिफ्लेक्ट किया आर डैश, साइन ऑफ आर डैश इंटू N2। तो साइन आपको पता है क्या होता है बच्चों, अपने पढ़ाई होगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये आ रहा है बच्चों। यहाँ से एक चीज़ वो लिख सकते हैं बच्चों, देखो क्या हम लोग कि साइन आई अपॉन साइन आर डैश, क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर डैश लिख सकते हैं N2 अपॉन N1। और N2 और N1 क्या बच्चों, N2 N1 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये तो इस बात पे डिपेंड थोड़ी करेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा इस पर डिपेंड करेगा। तो मैं तो बेटा ऐसे भी रे डाल सकता हूँ, देखो
कुछ रे मैं ऐसे भी डाल सकता हूँ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बदलेगा, उस हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका बदलेगा बच्चों। लेकिन ये दोनों का जो रेशियो है ये क्या कहलाएगा, ये कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन आपको लग रहा होगा कि ये कुछ और, देखो एंगल साइन आई ये तुम अपने मर्जी से मैं चेंज कर सकता हूँ कि लाइट इंसिडेंस में किस डायरेक्शन से कर रहा हूँ, एंगल ऑफ इसी हिसाब से ये आर डैश चेंज हो जाएगा बच्चों, ठीक। और ये दोनों का रेशियो जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, हर बार वो रेशियो कांस्टेंट रहेगा, तभी तो ये लॉ बना बच्चों। तो ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कितनी होगी कांस्टेंट का, n2/n1, ठीक। ये क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन मीडियम 1। और इसको एक और तरीके से लिख सकते हो बच्चों, इसका एक और यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, इस चीज़ को यहाँ भी लिख सकते हो। इसको लिखने का एक और तरीका है, ऐसे लिखते कभी कभी, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा ही बोल सकते हैं। एक टर्म क्या बच्चों में लिख दे रहा था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों, और ये ऐसे लिखेंगे n2/1, मतलब 2 बाद में और 1 इधर, तो मतलब इसका क्या बच्चों, इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसे लिखेंगे बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको ऐसे पढ़ना है बच्चों, ठीक। ये आपको याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये बोला जाएगा बच्चों। रिफ्रैक्टिव मीडियम 2 रिस्पेक्ट टू 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ये बात आपको बेटा समझ में आ गई होगी, आई होप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये चीज़ आपको याद रखनी कि रेशियो कांस्टेंट होता है। इस एंगल साइन आई अपॉन साइन आर डैश क्या है, कांस्टेंट है बच्चों, ठीक। ये मेरा स्नेल्स लॉ है। तो ये दोनों बेटा क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उस पर हम लोग कुछ बड़ा ऑब्जर्वेशन, उस पर सवाल भी अभी देखने वाले हैं। तो हम लोग चलिए कुछ इस पे जो ऑब्जर्वेशन है उसको देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या एक मीडियम 1 मीडियम 2 लिया है जैसे पहले था, और एक रे को ऐसे मैं इंसिडेंट करा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं देखिए क्या करा बच्चों कि मीडियम 2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n1 लिख देते। तो इस केस में मैं क्या ले रहा हूँ कि n2 इज ग्रेटर देन n1 बच्चों, मतलब कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, मतलब मीडियम 1 ऐसा मान लो कुछ एयर या कुछ और मीडियम बच्चे से कम है, और n2 इसका ज़्यादा है। तो जिसका ज़्यादा होता है इसको बोलते हैं डेंसर, ऐसा लिख लो, ऑप्टिकली डेंसर, इसको बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, या सिंपली डेंसर मीडियम बोल देते हैं बच्चों। लेकिन मैं क्या बोलना तो चाहिए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, क्योंकि डेंसर मीडियम होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि डेंसर का ऐसा फील आता है बेटा, लेकिन वो गलत फील है बच्चों। हो सकता है कोई चीज़ डेंसर हो बट मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो लेकिन उसकी डेंसिटी कम हो, ऐसा हो सकता है। तो ये क्या बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी ज़्यादा उसको बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और जिसका कम उसको बोलेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऐसा बोला जाता है, ठीक। ये हो गया बच्चों। अब देखो यहाँ पे एंगल आई रिफ्लेक्ट हो गया आर डैश, तुम क्या लिखोगे बच्चों, स्नेल्स लॉ से n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर डैश, ये लिख सकता हूँ मैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, देखो ध्यान से, अब साइन आर डैश में लिख रहा हूँ। साइन आर डैश क्या होगा, n1 अपॉन n2 इंटू साइन आई। अब इस ये क्या है बच्चों, देखो अगर कि n2 ज़्यादा है, n2 ज़्यादा है और n1 कम है, तो इसकी रेशियो क्या होगी, मतलब n2 सर ज़्यादा, मतलब मान लो n2 आप 1.5 ले लो और n1 आप 1.2 ले लो, तो 1.2 का 1.5 क्या होगा, लेस देन 1 होगा, और लेस देन 1 इंटू साइन आई से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब आर डैश क्या होगा, ये छोटा नंबर होगा बच्चों, ये रेशियो क्या 1 से कम है, और साइन आई से मल्टीप्लाई होगा, और फिर उसका साइन आर डैश जब निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि आर डैश विल बी लेस देन आई। तो साइन कैसा बेटा, इंक्रीजिंग, मतलब साइन बढ़ता है, जैसे आई बढ़ेगा तो साइन भी बढ़ता है। तो वैसे जब इसकी वैल्यू बेटा पूरी कम होगी तो आर डैश कम है। तो ये बात आप समझिए कि आर डैश कम होगी, मतलब
आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा बच्चे मैथमेटिक्स, कोई बात नहीं, मैं बात लिख रहा हूँ उसको याद रख लेना है। देखिए व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, मतलब ऑप्टिकल लेंस है। लाइट जब रेयर मीडियम, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिवनेस कम है, इसकी ज़्यादा है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन लाइट रे bends towards normal। मतलब बेटा आरएस कम हो रहा है, इसी को मैं लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे कि आई बेटा एक एंगल है यहाँ पे मान लो, ठीक, तो ये आई तो ऐसे सीधा ऐसे ये रे तो यूँ चले जाती, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट हो इस इंटरफेस पे पड़ी तो ये रिफ्लेक्ट हो गई और जाना चाह रहा था ये तो इधर, लेकिन ये बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल है बच्चों, तो ये नॉर्मल की ओर मुड़ गया है, तो आरएस अपने आप कम हो गया बच्चों। तो ये होता है जब लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन लाइट रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये बात समझ में आ गई बच्चों। अब बेटे इसी का उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा आप समझ रहे होंगे कि अगर यदि ये मीडियम क्या हो गया केस टू, क्या होगा कि n2 को मैं बड़ा ले n1 बड़ा ले लूँ और n2 छोटा, तो इस केस में ये क्या होगा, बोलो भाई, इस केस में ये ग्रेटर देन 1 होगा और साइन आई से मल्टीप्लाई होगा, तो आरएस मेरा इस बार ग्रेटर देन आई होगा बच्चों, इस बार आरएस इज ग्रेटर देन आई। तो अब रे कैसे होगी, अब रे ऐसे नहीं जाएगी बच्चों, रे तो अब इधर जाने वाली थी, लेकिन अब आरएस ज़्यादा हो गया है तो रे अब यूँ हो जाएगी, तो आरएस बाद में बड़ा होगा। ये मतलब जब लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, यहाँ पे सिर्फ बदल दिया बच्चों, केस टू में ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा डेंसर और ये हो जाएगा रेयर। आप समझ रहे हैं, केस टू में उल्टा होगा बच्चों कि लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर देन द लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अब अवे नॉर्मल से दूर जाएगा तभी तो एंगल बढ़ेगा, ये एंगल बढ़ जाएगा बच्चों, तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये दो बातें आपको बड़ा याद रखना, कौन सा कि यदि रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर की ओर आ रहा है तो नॉर्मल की ओर मुड़ेगा, और डेंसर से रेयर की ओर जा रहा है तो लाइट अवे मुड़ेगा। ठीक, ये दोनों लाइन याद रखना। तो बच्चों हम लोग एक सवाल करते देखते हैं। एक सवाल देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि एक V1 मीडियम, बच्चों मैं यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट लिख रहा हूँ, मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट ये है बच्चा, मतलब ये एयर या वैक्यूम हो, और मीडियम 2 में बच्चों ये स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, और आपको दिया हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इस बार बच्चों ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया है, मान लेते हैं बेटा मान लो 60 डिग्री, ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 60 डिग्री, तो आपको बताना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, आपको बताना है ये आरएस की वैल्यू क्या होगी। आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे दी, पूछा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये बताना बच्चों। ठीक, तो ये बताने के लिए आपको क्या करना है, सवाल में बेटा लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस बोल दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। ठीक, तो देखिए हम लोग सोचेंगे कैसे बच्चों कि स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे दी हुई और यहाँ भी दे रखी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दे रखा है, और ये नॉर्मल है बच्चों। ठीक, तो देखिए मेरे पास बच्चों क्या है, एक ही लॉ है, लॉ क्या है, एक ही लॉ, सिग्नल से उसी से काम करना है, तो वो लॉ ही लगाएंगे हम। देखिए क्या लगाएंगे, n1 साइन आई, साइन आई क्या लगाएंगे, साइन ऑफ 60 डिग्री, बाद में आ जाएगा n2 साइन आर डैश। ठीक, ये मेरा तो सिग्नल से लगा लिया, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या बच्चों कि n1 और n2 हमको मालूम ही नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम नहीं है। और अब याद करिए बच्चों, मैंने पहले बताया था कि n1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कितना, उससे हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे C/V करेंगे, तो यहाँ पे बेटा कितना है 3 × 10⁸, और नीचे V क्या करेंगे 3 × 10⁸। तो n1 की वैल्यू भैया 1 आ रही है। ठीक, इसकी कितना है 1, और बेटा यही होगा क्योंकि एक वैक्यूम या एयर है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर है।
वैसे n2 निकाल लेंगे, c अपॉन यहाँ v2 हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 8, 2 इंटू 10 के पावर 8। भैया ये से हैप्पी बर्थडे आ गया 3/2, ये हो गया चूँकि नंबर ही आ गया, ये हो गया n2। क्या अब मैं इसको यहाँ पे डाल सकता हूँ बच्चों? डाल ही सकते सर। देखो बच्चों यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ी जगह बना, देखो n1 को क्या लिखेंगे 1, साइन 60 क्या आपको याद है बच्चों कितनी होती है? साइन 60 होता है √3/2। कुछ याद आ रहा है बेटा? ये मैथमेटिक्स में आपको मालूम होगा साइन 60 कितना होता है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू ये होता है √3/2 इक्वल टू n2, n2 क्या हुआ है 3/2 इंटू साइन r'। ऐसा मैं लिख सकता हूँ बच्चों। देखो अब 2 से 2 कट गया, बचा क्या साइन r' इक्वल टू आ रहा बच्चों √3/3। तो इसको लिख सकते हैं 1/√3। 1/√3 क्या होगा बच्चों मुझे भी नहीं पता, आप देख लेना, कैलकुलेटर से निकालोगे तो r' इक्वल टू साइन इनवर्स ऐसा लिख सकते हैं। बस आपको यहीं तक बेटा लिखना है, इसको साइन इनवर्स लिख देना है। और आपको इनवर्स नहीं मालूम है कोई बात नहीं, आप बस आंसर ये छोड़ देना, r' इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3। कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपको एंगल मिल जाएगा, और एंगल क्या होगा बच्चों 60 से कम ही होगा, क्योंकि ये रेयर से डेंसर मीडियम की ओर जा रहा है। और डेंसर मीडियम क्या होता है, ये यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम होता है, तभी तो ये डेंसर है बच्चा, ऑप्टिकली डेंसर मतलब स्पीड ऑफ लाइट यहाँ कम है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगा। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे सॉल्व करना बच्चों। यदि सवाल दिया रहे तो आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, या स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में दे रखा है तो भी उसका यूज कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों एक छोटा सा और फेनोमेना मैं आपको बता देता हूँ प्लेन रिफ्लेक्शन से क्या क्या हो सकता है। देखिए मान लीजिए ग्लास है, ये ग्लास का एक ग्लास सरफेस ऐसा है, ठीक, ये ग्लास स्लैब है। ग्लास का स्लैब मतलब 3D में बच्चों ऐसा कुछ समझो कि ये ऐसा कुछ है, ठीक, ये टेबल पे यूँ रखा हुआ बच्चों, ऐसा कुछ ग्लास स्लैब है। और रे ऑफ लाइट बेटा ऐसे आ रहा है इस पर, तो मैं सिर्फ इसका फ्रंट पार्ट बना रहा हूँ, मतलब ग्लास स्लैब रखा हुआ है, स्लैब मतलब क्यूब जैसा कुछ है बच्चों, ठीक। और मैं सिर्फ इसकी इधर से देख रहा हूँ कि ये बना रहा हूँ, किसी प्लेन पर लाइट आ रही है, मतलब लाइट है मान लो इस ये एक प्लेन है, ठीक, और इस पर लाइट ऐसे गिर रही है, तो इस प्लेन को मैं बना रहा हूँ सिर्फ, तो ये सब मिटा देता हूँ। अब सेटअप समझ गए बच्चों, ठीक। तो मैं उस प्लेन को बना जिस प्लेन में बेटा सब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल रिफ्लेक्शन और नॉर्मल लाई करेगा, तो ये है बेटा, ये ग्लास है, मैं उस प्लेन को सिर्फ बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो ऐसे एक रे ऑफ लाइट बेटा क्या हो रहा है इंसिडेंट, ये क्या है ग्लास, एन ग्लास लेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो इस पर एक कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, इसको मैं I1 बोल देता हूँ कि यहाँ पे इंसिडेंट हो गई बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा बच्चों, रिफ्लेक्शन भी रिफ्रैक्शन होगा बच्चों, रिफ्लेक्शन तो होगा ही, रिफ्रैक्शन भी होगा। तो यहाँ से रे क्या होगी, ये डेंसर मीडियम है और ये एयर है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट कुछ यूँ बेटा बैंड हो जाएगी ऐसे, यहाँ टकराएगी, और इसको मैं R1 बोल देता हूँ। अब इस पॉइंट पे लाइट आ गई बच्चों, अब यहाँ पे मैं एक नॉर्मल और बना रहा हूँ, ठीक। अब क्या होगा बच्चों कि लाइट यहाँ से क्या हो रही है, अब तो ये डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर जाएगी तो नॉर्मल से दूर
दूर जाएगी बच्चों, तो ऐसा आ जाएगा। ठीक, नॉर्मल से दूर जाएगी। इसको मैं क्या बोल दूँ, इसको R2 बोल दे रहा हूँ, और इसको मैं E बोल दे रहा बच्चों, E बोल दे रहा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात देखो बच्चों, क्या है कि ये और ये क्या है, ये दो लाइंस पैरेलल है, तो मैं क्या R1 बराबर R2 लिख सकता हूँ। कई बार लिखी जा सकती है कि नहीं बच्चों, दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्स है, या ऐसा बोल सकता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, इस पे नॉर्मल इस पे नॉर्मल, ये दोनों भी पैरेलल होंगे, और ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा ना भाई, ये थीटा ये भी थीटा, क्यों हो सकता है ना बच्चों। ठीक, ये तो ज्योमेट्री का पार्ट है बच्चों कि R1 बराबर R2 होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है ये नॉर्मल पैरेलल है, क्योंकि ये और ये फेस पैरेलल। ठीक, पहला बात। दूसरा बात बच्चों देखो, इस सरफेस पे मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, तो यहाँ लिखूंगा N1 एयर का क्या है 1 इंटू साइन I1 बराबर N ग्लास साइन R1, ऐसा लिख सकता हूँ इस सरफेस पे। वैसे यहाँ पे लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे क्या लगाएंगे, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng इंटू साइन R2 बराबर क्या लिख सकता हूँ 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इंटू साइन ये लिख सकता हूँ बच्चों। ठीक, ये होगी पहली, ये होगी दूसरी, और ये मेरा तीसरा। अब R1 बराबर R2 बच्चों, तो Ng साइन R1 और Ng साइन R2 बराबर होंगे ना भाई, बिल्कुल बराबर होंगे सर। मतलब ये और ये बराबर है, इसका मतलब साइन I1 बराबर साइन U, इसका मतलब I1 बराबर U। इसका मतलब ये बच्चों कि ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये एंगल जो बना रहा है इससे नॉर्मल से, और ये जो लाइन है और ये एंगल जो E बना रहा है, कि ये दोनों पैरेलल, नॉर्मल भी पैरेलल, तो ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे बच्चों। ये जो रे जाएगी ये कुछ ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, ये दोनों क्या होंगे, ये बेटा जा नहीं रहा है, ये मैं इसको बता रहा हूँ, उसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ कि अगर ये ऐसा जाता तो ये ऐसा कुछ जाता, और इसे आफ्टर दो पैरेलल सरफेस ग्लास स्लैब आफ्टर रिफ्रैक्शन दो बार हो रहा है, तो ये इससे फिर पैरेलल होगी, और ये बेटा रे क्या होगी, शिफ्ट होगी। जाना चाह रहा था रे इस साइड, लेकिन अब इससे इस ग्लास स्लैब के कारण रे ऐसे जा रही है, तो उसको शिफ्ट बोलते हैं भाई, ये हो गया शिफ्ट। और शिफ्ट कैसे निकलता नहीं निकलता ये आपको जानना नहीं बच्चों, ये तो हम लोग हायर क्लास में कैलकुलेट करेंगे कितना शिफ्ट क्या है। ये आपको बस जानना कि रे ऑफ लाइट बेटा शिफ्ट हो जा रही किसी ग्लास स्लैब के रखने से। इस फेनोमेना को मैं बस बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है, ये कभी पूछ ले बच्चों तो आपको ना रे ऑफ लाइट शिफ्ट हो जाता है यदि पैरेलल फेस ग्लास स्लैब से पास हो रहा है। इतनी बात आपको समझ में आएगी बच्चों, तो आई होप आपको रिफ्रैक्शन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और ये वीडियो पसंद भी आएगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले